नमस्कार दोस्तों, हमारे टू चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में भूगोल के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप संशोधित रूप है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुसंख्याकार प्रक्षेप का। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप यह बहुसंख्याकार प्रक्षेप यानी कि पॉलीगेनिक प्रोजेक्शन का ये संशोधित रूप है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि प्रदर्शक भिन्न दिया गया 1:50,000 पर बने मानचित्र को 50% छोटा कर दिया जाए तो नए मानचित्र की प्रदर्शक भिन्न कितना होगा? प्रदर्शक भिन्न यानी कि आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा डी विकल्प सही हो जाएगा। 1 आपका 1,00,000 डी विकल्प से हो जाएगा। ये देखा जाए मानचित्र का आरएफ जो दिया गया है यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि प्रदर्शक भिन्न, वो आपका दिया गया 1:50,000 दिया गया है, 1:50,000। तो इसे 50% छोटा करने पर नए मानचित्र का आरएफ आपसे पूछा गया है। तो आरएफ हो जाएगा नए मानचित्र का, तो 1:2 × 50,000, 1:2 × 50,000। अब गुणा कर देंगे जब इसे तो आपका हो जाएगा 1:50,000 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका 1,00,000 हो जाएगा। तो 1:1,00,000 यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, आइसोनोमल शब्दावली का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ सही हो जाएगा ए विकल्प सही हो जाएगा। समान तापीय विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो आइसोनोमल्स कहते हैं। विश्व मानचित्र पर समान तापीय विषमता यानी कि इक्वल थर्मल एनोमली वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनोमल्स कहते हैं। तो यहाँ ए विकल्प सही है। और अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो इसका प्रयोग किया जाता है स्थानिक असमानता के मापन के लिए। लॉरेंज वक्र का प्रयोग स्थानिक असमानता के मापन के लिए किया जाता है। और लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन अमेरिका के प्रसिद्ध सांख्यिकी थे डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंस के द्वारा, इन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। ने धन और आय की विषमता का अध्ययन करने के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया था। तो यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, जन रिग्रेशन रेखा आरेख पर ऊपर से नीचे के ढाल पर होती है तो उसका तात्पर्य होता है? तो वह हो जाएगा ऋणात्मक सहसंबंध। जन रिग्रेशन रेखा जब आरेख पर ऊपर से नीचे ढाल पर होती है तो वह ऋणात्मक सहसंबंध प्रदर्शित करता है यानी कि दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी विधि भौगोलिक प्रतिरूपों का माप नहीं है? तो वह है विचलन गुणांक। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। विचलन गुणांक ये भौगोलिक प्रतिरूपों की माप नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आरेख में वृत्तों की त्रिज्याओं को घनमूल मापक की सहायता से प्राप्त किया जाता है? तो वह है गोलाव आरेख। ए विकल्प सही है यहाँ। गोलाव आरेख में इसमें तंत्रों की त्रिज्याओं को घनमूल मापक की सहायता से प्राप्त किया जाता है। गोलाव आरेख यानी कि आपका स्फीयर डायग्राम। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में सागरीय जल के घनत्व में तेजी से हो रहे परिवर्तन को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हैलोक्लाइन। 300 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की गहराई में सागरीय जल के घनत्व में तेजी से हो रहे परिवर्तन को हैलोक्लाइन के माध्यम से दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। तो आप देख सकते हैं एक तरफ दिया गया है शैल समूह और दूसरी तरफ है शैल तंत्र। तो इसको आपको मिलान करना है। तो सबसे पहला दिया गया है आपका आर्कियन। सबसे पहला दिया गया है यहाँ आर्कियन दिया गया है। आर्कियन का हो जाएगा आपका धारवाड़ तंत्र। आर्कियन किससे संबंधित हो जाएगा? तो धारवाड़ तंत्र से एक हो जाएगा तीसरा। उसके बाद पुराना दिया गया है। पुराना ये आपका विंध्यन क्रम की शैल तंत्र हो जाएगा। तो बी का हो जाएगा चौथा। और द्रविडियन दिया गया है, यह हो जाएगा आपका आर्डोविशियन।
तो सी का पहला, और आर्यन सेल समूह का संबंध हो जाएगा गोंडवाना से, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। 3 4 1 2 आप देख सकते हैं, विकल्प ए जो है आपका यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी का आधा भाग बना है किससे? तो यह बना हुआ है फेल्सपार से, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। पृथ्वी की पपड़ी का आधा भाग फेल्सपार से जो है बना हुआ है। यह सिलिकॉन, ऑक्सीजन और कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व जो है ये इसमें फेल्ड्सपर में शामिल होते हैं। फेल्ड्सपर या जो है आपका फेल्सपार, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित चट्टानों में कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण जो है नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट नहीं है यहाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ जो आपसे पूछा गया आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ जो आप देख सकते हैं बेसाल्ट, गैब्रो, डोलेराइट और ग्रेनाइट, ये सभी जो है आपका किसके उदाहरण है? आग्नेय चट्टान के उदाहरण। तो इसमें जो है कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है, सभी जो है क्या है, ये बेसाल्ट भी है, गेब्रो, डोलेराइट भी और ग्रेनाइट, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान की जो विशेषताएं हैं, तो आग्नेय चट्टानों में तो सबसे पहले जीव अवशेष नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न भी पूछा जाता है किस चट्टान में जीव अवशेष पाए जाते हैं? तो वह है आपका अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों में जीव अवशेष पाए जाते हैं। और आग्नेय चट्टानों की जो विशेषता है, इसमें जो है परतें नहीं पाई जाती हैं, और यांत्रिक या फिर जो है भौतिक अपक्षय का प्रभाव इन चट्टानों पर अधिक होता है, जिस कारण चट्टानों में जो है विघटन एवं वियोजन जो है होने लगता है। तो आग्नेय चट्टान की जो है महत्वपूर्ण विशेषताएं याद रखिएगा। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, सभी क्या है? तो ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट जो है ये आपका बलुआ पत्थर के रूपांतरण से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है, जबकि चूना पत्थर से जो है देखा जाए तो संगमरमर का निर्माण होता है। चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है, और ग्रेनाइट के रूपांतरण से जो है नीस का एवं लावा के उद्गार से आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। तो यहाँ आपका बी विकल्प सही हो जाएगा कि बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित कौन सा है? तो वह है क्वार्टजाइट। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो वह है बलुआ पत्थर, डी विकल्प सही हो जाएगा। बलुआ पत्थर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। रूपांतरित चट्टान का निर्माण परतदार या फिर तलहटी और आग्नेय शैल में के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, जबकि संगमरमर जो ऑप्शन ए में दिया गया, संगमरमर, स्लेट एवं क्वार्टजाइट रूपांतरित चट्टान के सभी जो है उदाहरण हैं। चूना पत्थर के रूपांतरण से संगमरमर, और बालू पत्थर से क्वार्टजाइट, और शैल के रूपांतरण से जो है स्लेट का निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है अब आपका, क्वार्टजाइट का निर्माण रूपांतरण से होता है किसके? तो अभी जो है बताया गया है बालू पत्थर के, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता है? तो वह हो जाएगा आपका हवाईयन, बी ऑप्शन से हो जाएगा। हवाई तुल्य ज्वालामुखी उद्गार यह प्रायः विस्फोटक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। इनका उद्गार शांत ढंग से होता है, और इसका मुख्य कारण गैस की तीव्रता में कमी का होना है और लावा का पतला होना है। इस प्रकार के उद्गार खासकर हवाई द्वीप पर होते हैं। हवाई द्वीप आपको पता होगा जो है अमेरिका के पास है, जिस कारण इस प्रकार के ज्वालामुखियों का नामकरण हवाई प्रकार के ज्वालामुखी किया गया है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हवाईयन। अगला क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ ज्वालामुखी दिया गया है, दूसरी तरफ देश दिया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो है आपका आप ए ऑप्शन में देख सकते हैं लिखा है कोलिना ज्वालामुखी मैक्सिको, तो बिल्कुल सही है आपका। मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, ये भी सही है। और सी ऑप्शन है माउंट एटना इटली में है, ये भी सही है। और डी है सबनकाया ज्वालामुखी, जापान दिया गया, ये आपका गलत है। सबनकाया ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये पेरू में है। सबनकाया ज्वालामुखी याद रखिएगा पेरू में है, और बाकी सभी जो है आपका सुमेलित हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है, आप सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है, कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा।
तो एक तरफ ज्वालामुखी है, दूसरी तरफ उनका जो है कहाँ अवस्थित है दिया गया है, मिलान करना है। तो सबसे पहला है लॉकी। लॉकी ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये आइसलैंड में है, ए का हो जाएगा चौथा। अनसेन ज्वालामुखी ये आपका जापान में है, बी का तीसरा। और तंबोरा ज्वालामुखी ये आपका इंडोनेशिया में है, सी का हो जाएगा दूसरा। और नेवादो डेल रूज ज्वालामुखी ये आपका कोलंबिया में है, डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ सही है, 4 3 2 1। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ एक तरफ ज्वालामुखी है, दूसरी तरफ देश, कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला है इरेबस ज्वालामुखी जापान, पहला दिया गया इरेबस ज्वालामुखी जापान, तो ये आपका जो है गलत है। इरेबस ज्वालामुखी ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप के रास द्वीपीय क्षेत्र में अवस्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका ऊंचाई जो है 3794 मीटर है। तो यहाँ जो है आपका पहला आप सुमेलित नहीं है। दूसरा है माउंट अनुंग इंडोनेशिया में है, सही है। ग्रिस्मस वोटन ज्वालामुखी आइसलैंड में है, ये आपका सही है। किलाइया ज्वालामुखी ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो पहला जो है आपका यहाँ से हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है आपका ओल्ड फेथफुल क्या है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ आपका सी विकल्प से हो जाएगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्रोत यानी कि एक गर्म पानी का स्रोत है ओल्ड फेथफुल। ओल्ड फेथफुल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के येलो स्टोन नेशनल पार्क में अवस्थित एक गर्म पानी का स्रोत है, स्रोत या फिर हम इसे गीजर कह सकते हैं। यह ज्वालामुखी क्षेत्रों में निर्मित दरारों से फुहारों के रूप में गर्म जल के निकलने की घटना या क्रिया को जो है कहते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भू विवर्तनिक आपदा का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार ये भू विवर्तनिक आपदा का एक उदाहरण है। और भू विवर्तनिक संकल्पना की अवधारणा के अनुसार स्थल भाग कठोर प्लेटों से निर्मित गतिमान अवस्था में जो है विद्यमान है और इन्हीं रचनात्मक या फिर विनाशात्मक तथा संरक्षित प्लेटों की सीमांतों के सहारे भूकंपी घटनाएं घटित होती हैं। भू विवर्तनिक आपदाओं के अंतर्गत आपका ज्वालामुखी आ जाएगा, भूकंप जैसी आपदाएं इसमें शामिल हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित विद्वानों में किसने भूकंपों के संबंध में प्रत्यास्थ पुनः चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एच.एफ. रीड ने। एच.एफ. रीड ने जो है भूकंपों के संबंध में जो है प्रत्यास्थ पुनः चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भूकंप तरंगों में कौन सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र पर अंकित होती है। तो वह होता है पी तरंगे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भूकंप तरंगों में पी तरंग का सबसे पहले जो है भूकंप मापी यंत्र पर अंकित होता है। और ये विभिन्न परीक्षणों से जो है पता चला है कि पी या जिसे हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र से ठीक 21 मिनट में अपने विपरीत वाले धरातली भाग या जिसे हम प्रतिध्रुवस्थ कहते हैं वहाँ पहुँच जाती है। चूँकि इनकी गति जो है सर्वाधिक होती है और इस कारण ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुँचती हैं। इनके पश्चात भूकंप मापी यंत्र पर जो है यस तरंग, उसके बाद जो है आपका अन्य तरंगे जो है अंकित होती हैं। तो सबसे पहले जो है कौन सी तरंगे पहुंचती हैं, तो पी तरंगे याद रखिएगा, और सबसे फास्ट जो है होती हैं ये प्राथमिक तरंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला दिया गया आपका अधः भूपृष्ठ की शिलाओं का औसत घनत्व 3 है। दूसरा है अधः भूपृष्ठ के मूल में भूकंपीय तरंगों की गति में क्रमिक वृद्धि होती है। तीसरा है पृथ्वी के प्रावार अभ्यंतर के मध्य की सीमा का निर्धारण मोह असातत्य द्वारा होता है। और चौथा है पृथ्वी का बाह्य अभ्यंतर गलित अवस्था में है। तो कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो है आपका सही हो जाएगा, पहला दिया गया अधः भूपृष्ठ की शिलाओं का औसत घनत्व जो होता है वह 3 है, बिल्कुल सही है। दूसरा है अधः भूपृष्ठ के मूल में भूकंपीय तरंगों की गति में क्रमिक वृद्धि होती है। तो ये जो है आपका सही नहीं है। तीसरा है पृथ्वी के प्रावार अभ्यंतर के मध्य की सीमा का निर्धारण मोह असातत्य द्वारा होता है, ये भी आपका सही नहीं है। चौथा है पृथ्वी का बाह्य अभ्यंतर एक गलित अवस्था में है। तो ये जो है आपका सही है, बाह्य अभ्यंतर पृथ्वी का गलित अवस्था में है। पहला और चौथा यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है प्रतदार शैल का बना हुआ है, ये आप सबको पता होगा, जिसकी मोटाई कई मील
है और इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर रवेदार या फिर हम कह सकते हैं स्फटिकीय शैल की एक दूसरी परत है और इस चट्टानी परत का औसत घनत्व जो है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो इसलिए जो है आपका पहला यहाँ कथन सही हो जा रहा है। और अधः भूपृष्ठ के मूल में भूकंपी तरंगों की गति में जो है सर्वत्र क्रमिक वृद्धि नहीं होती है, तो दूसरा आपका यहाँ गलत हो जाएगा। और मोह असातत्य द्वारा निचली परपटी एवं ऊपरी प्रावार के मध्य की सीमा का निर्धारण होता है और पृथ्वी के कोर में यस लहर का पूर्णतया जो है अभाव है और इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी का बाह्य अभ्यंतर जो है वह गलित अवस्था में है, जबकि आंतरिक अभ्यंतर क्या है वह ठोस अवस्था में है। तो यहाँ पहला और चौथा जो है सही है और बाकी सभी गलत हैं। तो 1 और 4 यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक सुनामी के विषय में सही कथन नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सुनामी की गति जल की गहराई के साथ बढ़ती है, ये आपका सही कथन नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्लेट विवर्तन की संकल्पना को विस्तारित एवं विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों ने, यानी कि जेटी विल्सन, डीपी मैकेंजी और आरएल पार्कर। 1963 में जेटी विल्सन ने जो है प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के लिए एक अवधारणा विकसित की। उन्होंने ये बताया कि हवाई और अन्य ज्वालामुखी द्वीप श्रृंखला का निर्माण वह मेंटल में स्थित और स्थिर हॉट स्पॉट का प्लेटों के संचालन के कारण हुआ है। और 1967 में डीपी मैकेंजी एवं आरएल पार्कर का एक लेख जो है नेचर जर्नल में द अर्थ पैसिफिक एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्टोनिक्स ऑन अ स्फीयर के नाम से प्रकाशित हुआ था और इसी के अंतर्गत जो है उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इसके अतिरिक्त WJ मॉर्गन ने भी स्वतंत्र रूप से प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत जो है वह प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ तीनों ही जो है सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब निम्न में से किसने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो यह WJ मॉर्गन ने, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, अब निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्लेट सीमा से संबंधित नहीं है? तो वह अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपेक्षाकृत यह अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण यह अपसारी प्लेट सीमा से नहीं बल्कि अभिसारी प्लेट सीमा से संबंधित है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्लेट नामावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? तो यह किया गया था टूजो विल्सन के द्वारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है टूजो विल्सन ने किया था और एक कनाडा के भूविज्ञानी थे जिन्होंने जो है प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के संबंध में अपना योगदान भी दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों में कौन आर्कटिक महासागर में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेफिन द्वीप। अंध महासागर के अमेरिका वाले भाग की ओर भी जो है कई सागर हैं। हडसन की खाड़ी तथा बेफिन की खाड़ी का अधिकांश भाग जो है वह 180 मीटर से भी कम गहरा है और ग्रीनलैंड तथा बेफिन द्वीप के बीच वाला डेविस जल डमरू मध्य अंध महासागर को जो है आर्कटिक महासागर से जोड़ता है और इस आधार पर जो है बेफिन द्वीप यह आर्कटिक महासागर में माना जा सकता है। तो आपका विकल्प ए जो है सही हो जाएगा यहाँ, बेफिन। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे उत्तर स्थित राजधानी नगर है? तो यह है आपका रेकजाविक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो रेकजाविक की स्थिति जो है वह यदि मैप में आप देखेंगे तो उसका अक्षांशीय स्थिति जो पड़ेगा वह 64.08 डिग्री नॉर्थ में है, जो कि जो है सबसे उत्तर में स्थित जो है राजधानी नगर है रेकजाविक। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और ओस्लो जो है नॉर्वे की जो राजधानी है, ये आपका इसका अक्षांशीय जो स्थिति है वो 59.54 अंश जो है नॉर्थ में है। और हेलेंसिकी ये जो है आपका फिनलैंड की जो है राजधानी है, ये आप इसकी स्थिति देखा जाए तो 60.10 डिग्री जो है नॉर्थ में पड़ता है। हेग जो है ये नीदरलैंड की राजधानी है। हेग किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की। इसका अवस्थिति जो है 52.04 डिग्री नॉर्थ में है। रेकजाविक जो है ये विश्व का सबसे उत्तर स्थित राजधानी नगर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित देशों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो वह है इंडोनेशिया का, ए ऑप्शन से हो जाएगा। जो 4 ऑप्शन इसमें दिया गया इसमें इंडोनेशिया
जो है कि सबसे लंबी तटरेखा है, विश्व की सबसे बड़ी तटरेखा वाला जो देश है वह है कनाडा। तो याद रखिएगा कनाडा ऑप्शन में नहीं है, जो कि ये विश्व की सबसे लंबी तटरेखा है इसके पास। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है? तो वह है मलय परिमंडल। डी विकल्प से हो जाएगा। मलय परिमंडल या प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है। पॉलिनेशिया, उसके बाद जो है आपका माइक्रोनेशिया और मेलेनेशिया के देश जो है प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित हैं। मलय परिमंडल में आपका मलाया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि क्षेत्र जो है इसमें शामिल हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ सही है। और दोस्तों जो है आपको बता दें कि अनअकैडमी पर यूपी विधानसभा क्रैश कोर्स 6 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके आप वहां से जुड़ सकते हैं। और इसमें आपको यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा इस पूरे सिलेबस को जो है कवर कराया जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद वहाँ से जो है आप फ्री लाइव वीडियो क्लासेस भी जो है किसी भी कोर्स का जो है आप आसानी से देख सकते हैं। उसके लिए जो है आपको वीडियो को अनलॉक करने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। तो ये कोड आप जो है वीडियो को अनलॉक करने के लिए यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आप अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स का जो है फ्री लाइव वीडियो क्लासेस जो है आप आसानी से देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए हुए कूट से अधोलिखित देशों के उत्तर से दक्षिण के अवस्थिति क्रम का सही उत्तर चुनिए। पहला है पराग्वे, दूसरा है तंजानिया, तीसरा है न्यूजीलैंड, चौथा है जापान। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो है आपको लगाना है। तो मैप में आप देखेंगे तो सबसे उत्तर में आपका पड़ेगा इसमें जापान। तो सबसे पहले जापान हो जाएगा, यानी कि 4। जापान के बाद जो है आपका तंजानिया आएगा 2। तंजानिया के बाद जो है पराग्वे पड़ेगा। पराग्वे से जो है होकर के मकर रेखा गुजरती है, ये याद रखिएगा। यानी कि उसके बाद 1, फिर सबसे दक्षिण में जो है न्यूजीलैंड पड़ेगा 3। 4 2 1 3, यानी कि आपका सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो जो है ये था आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछे गए भूगोल के जो है प्रश्न। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पार्ट 1 जो है वह आप अपलोड हो गया है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ देख सकते हैं। इसी तरह आपको जो है आगे भी पार्ट वाइज वीडियो जो है मिलते रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।